Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, determination of income and employment का बहुत ही important topic that is excess demand and deficient demand हम देखेंगे. इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है वो हम आज समझेंगे. So guys, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिविजुअल एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन करो और इसका डायग्राम बना के पूरा चीज़ को आप एक्सप्लेन करो, या आपसे डेफिशिएंट डिमांड पूछा जाएगा. ठीक है. और कभी कभी जब आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें दोनों चीज़ पूछी जाती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. समटाइम्स आपको इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पूछा जाएगा, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, या आपको डिफरेंस पूछा जाएगा एफिशिएंट डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड के बीच में, इससे क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनता ही बनता है. तो हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है. एक्सेस डिमांड इट्स वर्ड से ही क्लियर है कि जो इकोनॉमी में एक लेवल डिसाइड किया जाता है. सपोज दैट एक लेवल डिसाइड कर दिया, इस लेवल को जब क्रॉस करती है हमारी डिमांड, इसी को बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड, विच मीन्स एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द अवेलेबल आउटपुट एट द कांस्टेंट प्राइस. तो वी कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से. यानी कि उतनी सप्लाई हमारी मार्केट में नहीं हो पा रही जितना कि क्या हो रहा है, डिमांड हो रही है. क्यों हो रही है डिमांड? क्योंकि लोगों की एबिलिटी ज़्यादा है, लोगों की परचेसिंग पावर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की कैपेबिलिटी है, लोगों की इनकम बढ़ रही है. और इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस क्या हो रहे हैं, प्राइजेस हो रहे हैं. और हमने मल्टीप्लायर में भी पढ़ा था कि जब चेंज इन डेल्टा इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट, जब इनकम में चेंज आता है यानी कि इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है. जब ये इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हम देखते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट करता है. इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट करता है. और जो एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से. और एट द फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाती है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक में हम कंसीडर करते हैं. फर्स्ट, इन्फ्लेशनरी गैप्स. एक्सेस डिमांड implies inflationary gap. Aggregate demand greater than aggregate supply in the situation of the excess demand, and here is not full employment equilibrium, here is about over employment equilibrium. So we can say that ki excess demand, the situation will arise when aggregate demand is greater than aggregate supply. So excess demand equals to aggregate demand minus aggregate supply. यानी कि जितनी डिमांड है हम उतना, जो एक लेवल डिसाइडेड है इकोनॉमी में, उस लेवल से ज़्यादा हम डिमांड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उतनी सप्लाई नहीं हो पा रहा, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, उतना मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट डिमांड क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है. ठीक है. वी कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑफ द अबाउट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की क्या है, डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है बट इतनी अवेलेबिलिटी नहीं बन पा रही है उसकी, है ना. बट डे बाई डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तब डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस भी अप हो रहे हैं, प्राइसेस भी राइज हो रहे हैं. तो उससे क्या सिचुएशन अराइज हो रही है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो रही है. तो दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. एंड वी सी व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है. या तो आपको एक प्रॉपर एक पैराग्राफ वे में कुछ टॉपिक दे देगा जो करंट सिचुएशन इकोनॉमी में हो रही है, फिर हमें वहां बताना है कि ये इन्फ्लेशनरी गैप बनता है तो क्यों बनता है, इसका क्या मतलब कॉन्सेप्ट है. या आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे देगा जिसमें आपको डिफ्लेशनरी गैप को पहचानना होता है, उससे रिलेटेड आपको ग्राफ बना के आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, उस इकोनॉमी जो करंट सिचुएशन जो भी हो रही है इकोनॉमी में उसको लिंक करके उस आंसर को पूरा आपको रिप्रेजेंट करना होगा. तो फंडामेंटली आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे. तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, there exists a gap between aggregate demand and aggregate supply which is called inflationary gap. अब यहाँ से ग्राफ से समझते हैं, बट यहाँ पे हम एक नॉर्मल एंड सिंपल वे में समझते हैं. सपोज दैट इकोनॉमी में डिसाइड किया कि आपको यहाँ तक डिमांड करनी है, और यहाँ पर हमारी सिचुएशन जो है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट फुल है और यहाँ से ज़्यादा हमें कुछ भी जरूरत नहीं है कि हमें पूरा कुछ कवर करना है. यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, एग्जिस्ट कर जाती है.
यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितना डिमांड हो रहा है मार्केट में, एग्रीगेट डिमांड जो है और एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, इक्वल है इस पॉइंट पे। अब होता क्या है कि इस पॉइंट से जब इकोनॉमी में जो लोग हैं वो यहाँ जाके डिमांड करते हैं, यानी कि डिमांड उनकी बढ़ गई, तो ये डिमांड जो बढ़ गई है और जो गैप है इस फुल एम्प्लॉयमेंट से लेके इस लाइन तक, इस गैप को ही हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। अब इस ग्राफ को देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो ड्रॉ की गई है। एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई। ओके, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हो गया, और ये जो ई पॉइंट है ये बताता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल है। ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई एएस और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इस पॉइंट पे आके फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट कर गई। पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। बट इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी में लोगों की एबिलिटी ज़्यादा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है स्पेंड करने के लिए, लोगों की इनकम बहुत है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो क्या एग्रीगेट डिमांड हमारी इस लेवल से इंक्रीज होके उठ के यहाँ आ गई, यानी कि ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो रेड लाइन है, तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड यानी कि 81। तो ये हम बोल सकते हैं सी प्लस आई प्लस डेल्टा इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये हम बोल सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, इनकम बढ़ने से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन और ये सिचुएशन बढ़ी तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो भाई हमारी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। तो जो E1 पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से टच करके और ये वाला पॉइंट यहाँ से, यानी कि ये नया इनकम बना, हमारी इनकम इंक्रीज हुई, यहाँ से हमारी इनकम इंक्रीज हुई, और ये जो E1 पॉइंट है ये हम बोल सकते हैं कि ये ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो ए पॉइंट है, यानी कि जो ये गैप है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से यहाँ से जब ये पॉइंट यहाँ आया, ये लाइन जो ड्रॉ हुई, ये इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये जो ए है यहाँ पे, ये क्या है, एक्सिस डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि E1 पॉइंट क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जो ए पॉइंट है, ई से बढ़ के ए यहाँ पे जो बना है, ये पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि हमारी डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से बढ़ के यहाँ पर आ गई ए पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो गैप है, ये जो गैप आया है, इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। और ये किसके बीच में आया, इन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में जितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, जितना आउटपुट अवेलेबल है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से को क्रॉस करके डिमांड बढ़ रही है, यानी कि उतना प्रोडक्शन फिल नहीं हो पा रहा डिमांड को फिल करने के लिए, इसी गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये इन्फ्लेशनरी गैप। तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली एग्जाम में कर पाओगे। तो ये वाली लाइन क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, और ये वाली लाइन है आपकी इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कॉजेज एंड इफेक्ट। क्या कारण है एक्सिस डिमांड के, और एक्सिस डिमांड पे के होने से इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो कॉजेज फर्स्ट है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हम बोल सकते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो हमारा कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा है। जब कंजम्पशन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो नेशनल इनकम पे क्या हुआ, एक तरह से पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़ा क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है, हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बट नेगेटिव इम्पैक्ट इससे क्या पड़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ, बढ़ गया, यानी कि डिमांड ज़्यादा होने से जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो क्या हो गए, अप हो गए। तो फर्स्ट कॉजेज है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड थिंग है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने भी क्या किया, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे, सोशल वेलफेयर, इन सब चीज़ों पे खूब पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ।
तब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो मनी फ्लो, यानी कि मनी फ्लो है वो भी क्या हुआ, मार्केट में इंक्रीज हुआ। लोगों के पास पैसा जा रहा है, लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ रही है मार्केट में खर्च करने की, कंजम्पशन करने की, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, मतलब जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो हमारी क्या हो रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। डोमेस्टिक डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एज पर कंपेयर टू जो फॉरेन गुड्स हैं वो महंगी हैं कंपेरेटिवली डोमेस्टिक गुड्स, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे। कट टैक्सेस, तब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी, टैक्स मतलब कम है, लोगों के पास पैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स इतना नहीं देना पड़ रहा, तो क्या करेगा वो, एग्रीगेट डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, उसकी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करेगा। ठीक है, उसका सेविंग जीरो होगा और कंजम्पशन क्या होगा, अच्छा खासा होगा एज पर इनकम। तो ये सारे कुछ कॉजेज होते हैं, वैसे तो बहुत कॉजेज हैं बट ये मेन कॉजेज हैं एज पर योर सिलेबस। तो ये कॉजेज आपके होते हैं एक्सेस डिमांड के। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब प्राइस राइज हुआ या एक्सेस डिमांड हुई, डिमांड ज़्यादा हो रही है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो आउटपुट पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा एज पर दी शॉर्ट रन सिचुएशन, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग ए शॉर्ट रन पीरियड। अब ये नहीं होता ना कि आउटपुट को आप तुरंत तुरंत चेंज कर दोगे अकॉर्डिंगली डिमांड, उसका एक प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप चेंज किया जाता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो आउटपुट है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी बट प्रोडक्शन इतना हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फुल एम्प्लॉय जो हमने अभी ग्राफ देखा था उसमें ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो ओवर एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एज इट इज वही रहेगी, एक्सेस डिमांड होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है। इफेक्ट ऑन प्राइस, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप प्राइस राइज कर दो या आउटपुट इंक्रीज कर दो ड्यू टू एक्सेस इन डिमांड। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आपकी जो ऑलरेडी है, तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ेगी इससे। प्राइस है वो, उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्राइस में या किसी भी आउटपुट में आप आउटपुट को इंक्रीज कर दो या गुड्स के प्राइसेस एकदम इंक्रीज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो रही है, एग्जिस्ट है ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। इसी वजह से इन तीन चीज पे मेनली प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन आउटपुट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्ट ऑन प्राइसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड अगर आपका अच्छे से कंप्लीट है, आपको अच्छे से आ गया, तो आपको डेफिशिएंट डिमांड में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, ये सिचुएशन अराइज करता है डिफ्लेशनरी सिचुएशन, डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पे क्या होता है, जो डिमांड है वो कम है, लोगों की कैपेबिलिटी कम हो गई बट प्रोडक्शन बहुत है, सप्लाई बहुत है बट लोग खरीद ही नहीं रहे, परचेजिंग पावर कम हो गई। तब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा कम होगा। ठीक है, नेशनल इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन में क्या, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड जो है वो कम है एज पर दी एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की जगह क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि डेफिशिएंट डिमांड इट्स इम्प्लाई डिफरेंशियरी गैप, एंड द सेकंड सिचुएशन इज एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड इट्स राइज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अटेंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नाउ वी डिस्कस दिस ग्राफ and we easily identify the deficient demand, and if you know about the excess demand, if you are clear about the excess demand, so it's just opposite of the excess demand, that's called deficient demand. So now we draw one line, it's a aggregate demand and here is aggregate supply. Okay, aggregate demand C plus I, and this one is C plus I plus delta I. Okay, delta I which means investment. अब हमने ड्रॉ किया इस लाइन को, एग्रीगेट डिमांड, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया।
इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मतलब जितना डिमांड है उतना क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, इजीली हो गया हमारा ये पॉइंट क्लियर। ओके, बट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ आप देख सकते हो कि एक नीचे लाइन ड्रॉ हो रही है, रेड लाइन, यानी कि जो डिमांड है वो क्या है, कम हुई है, किससे, सप्लाई से। तो लोगों की कैपेबिलिटी कम हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, लोगों ने सेविंग ज़्यादा करना शुरू किया कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट, तो परचेजिंग पावर कम हुई है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो ई से, ई पॉइंट से ए आया है, यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है E1, तो जो ये E1 इक्विलिब्रियम है, ये हम बोल सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, एंड ये जो पॉइंट है, ई पॉइंट से ए पॉइंट पे जो आया है, इसी गैप को हम क्या बोल सकते हैं, जो ये गैप बना, इसी हम गैप को बोल सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसी गैप को हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्योंकि पहले इकोनॉमी में क्या हो रहा था कि डिमांड ज्यादा थी, तो इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हुआ। अब इकोनॉमी में क्या है, लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई है, लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं कंपैरेटिवली इनकम, एंड दे आर सेविंग मोर, सो सेव ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो लोगों की जो परचेसिंग पावर कम हुई है, तो इससे क्या है, इट विल क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड। और ई ए पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंट डिमांड को, और E1 जो पॉइंट है वो बताता है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को, और ई पॉइंट जो है वो बताता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को। तो इट्स कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा डेफिशिएंट डिमांड। नाउ वी मूव, व्हाट इज कॉजेज एंड इफेक्ट। फर्स्ट वन, इट्स रिड्यूस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑफ कोर्स डेफिशिएंट डिमांड कमी कब हुई है, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो प्राइवेट कंजम्पशन होते हैं। बट अगर प्राइवेट कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है तो इट विल लीड ऑल्सो डेफिशिएंसी इन डिमांड, ठीक है। तो प्राइवेट कंजम्पशन इसका मेन पार्ट होता है। अगर प्राइवेट कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, डिमांड हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी आप इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि ड्यूरिंग कोरोना आपने देखा होगा टूरिस्ट प्लेस हैं वो बहुत अफेक्टेड हुए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोरोना के टाइम पे लोग होटल कम बुक कर रहे थे, घूमने फिरने कम आ रहे थे, बाहर निकलना कम हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो टूरिज्म हुआ था, एंड टूरिस्ट प्लेसेस हुए थे। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी डिमांड है पर्टिकुलर होटल, पर्टिकुलर रेजिडेंट एंड ऑल अबाउट इस टूरिस्ट प्लेस, तो वो कम हुई, ठीक है, डिमांड कम हुई। तो क्या हुआ, इसी को हम बोल सकते हैं कि इट्स अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। लोगों का जो एक तो कैपेबिलिटी भी नहीं थी, इनकम बहुत इफेक्टेड हुई थी ड्यूरिंग कोरोना, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम हुआ था, इस वजह से उनकी बहुत चीज़ें इफेक्टेड हुई थी। तो क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड हमारा जो था वो क्या हुआ, कम हुआ ड्यूरिंग कोरोना। बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो हमारी टोटल डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड है, वो कम हुई थी, उसमें डेफिशिएंसी आई थी। तो लोगों ने कंज्यूम करना क्या किया, कम किया। तो रिड्यूस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एसेंशियल चीज़ें लेते थे, लेकिन जो लग्जरीज चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई थी। तो लग्जरी चीज़ें इफेक्टेड हुई थी तो डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अबाउट कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है। जब इनकम आपकी लो हो रही है तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से करोगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने भी क्या किया था, एक्सपेंडिचर कम कर दिया था। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से हेल्थ एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या अपने पर्सनल रीजन की वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो उससे भी क्या हुआ, बहुत चीज़ें इफेक्टेड हुई थी। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है। टैक्सेस बढ़ा दिए पर्टिकुलर हमारी जिससे सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, हम उस पर ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो हम कंज्यूम कम से कम करेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ मैनेज करके चलनी होगी। तो टैक्सेस के बढ़ने से भी क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी। रिड्यूस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ था, ठीक है, रिड्यूस एक्सपोर्ट भी रिड्यूस होता है, इसके ये कारण है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड के। इट्स कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप के ये सब कारण भी होते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब डिमांड हमारी कम हुई, एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ, कम हुआ, तो सप्लाई ज़्यादा है,
सप्लाई अच्छी खासी है, बट जितनी सप्लाई है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी डिमांड नहीं हो रही। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो हमारा इफेक्टेड हो गई। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा हमारा, कम होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। बट आउटपुट पे क्या पड़ेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड कम होने से। ठीक है, आउटपुट जो होगा गुड्स एंड सर्विस का वो क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है, जो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो रिमेन कांस्टेंट है। तो इसमें तीन चीज आ जाती हैं इफेक्ट ऑन आउटपुट। पहला तो जो है कि कैपेसिटी का वो है, फुल कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल, उनका यूटिलाइज नहीं हो रहा ढंग से, वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, अंडर यूटिलाइज्ड है फैक्टर प्रोडक्शन। क्योंकि डिमांड कम है तो लोग इतना फैक्टर प्रोडक्शन का यूज कहाँ करेंगे, जब डिमांड ही नहीं हो रही है मार्केट में। तो जो हमारे 4 फैक्टर होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, इनका यूज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, और जो आउटपुट है गुड्स एंड सर्विस का वो क्या होगा, फॉल होगा। आउटपुट क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिएंसी डिमांड है तो अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या करेगा, अपना जो प्रोडक्शन है उसको कट करेगा, गुड्स एंड सर्विस को कम प्रोड्यूस करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा इकोनॉमी में, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिमांड पे, डिमांड से एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत गंदा वाला रिड्यूस होता है। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑन प्राइसेस, जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। क्योंकि सप्लाई हम बहुत अच्छी खासी कर रहे हैं और डिमांड नहीं है, तो सप्लाई को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन जो होगा, प्रोड्यूसर होंगे वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे, प्राइस डाउन करेंगे ताकि डिमांड बढ़े। तो प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डेफिशिएंट डिमांड होने से आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइस पे, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं और ये कुछ इफेक्ट्स हैं इसके, डेफिशिएंट डिमांड के। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप इन द केन्सियन पर्सपेक्टिव। जो केन्सियन इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया था डिफ्लेशनरी पे और इन्फ्लेशनरी पे। डिफ्लेशनरी में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, इसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ा था। लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड होता है, इसमें एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होता है। ये अप्लाई एक्सपेंसरी एंड फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, अप्लाई रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो पॉइंट है आपका, ये हाउ टू करेक्ट दी डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उस पॉइंट में ये कवर होगा। फिस्कल पॉलिसी के द्वारा हम कैसे कवर करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे इन जो हमारी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है इससे ओवरकम किया जाता है। तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड डिफ्लेशनरी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, इसमें लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को क्या होता है, बढ़ाना होता है, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को क्या करना होता है, कम करना होता है। टैक्सेस क्या होते हैं, लोअर होते हैं, अल्टीमेटली वही एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे हायर होते हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए। लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, हायर इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये कुछ केन्सियंस पर्सपेक्टिव थे जो बेसिकली हाईलाइट पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक आप इसको रिविजन करो अच्छे से, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप बनाओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू करेक्ट इन्फ्लेशन डेफिशिएंट डिमांड एंड excess demand by the fiscal policy and monetary policy, ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, थैंक यू so much.